ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अभी तक हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज क्या होता है ना। अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज है आखिर किस काम के हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आइडेंटिफाई किया कूलम्स ने। कूलम्स ने कहा कि अगर कोई दो चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। ये दो चार्ज हैं। अभी मैं चार्ज के नेचर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज के नेचर के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि ये चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इन दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी चार्ज क्या है, Q1 है, Q2 है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल, समझ में आ गया होगा। दोनों चार्ज को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोपोर्शनल कर दीजिए। और दूसरा लॉ, ये एक लॉ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। सिंपल, ये पहला पोर्शन कह दिया उन्होंने। दूसरा पोर्शन उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स है ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसके स्क्वायर की। जैसे ये रहा अमीनाबाद, ये रहा हज़रतगंज, इनके बीच में जो है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस है, तो ये 10 किलोमीटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन 10 के क्या होगा, स्क्वायर होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को कंबाइंड जब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या कभी कांस्टेंट आता है, सुना होगा। कांस्टेंट यहाँ पर एक आएगा और वो होगा K। फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। किनके बीच में, दो चार्ज हैं, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बात हम चार्ज के नेचर के बारे में बात करते हैं। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव। कैसा होता है, रिपल्सिव का मतलब होता है एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे मैग्नेट देखा है, चुंबक, तो नॉर्थ को नॉर्थ से लगाते हो तो लगता है कभी नहीं लगता, भागते हैं ना, वो रिपल्सिव होता है। और नॉर्थ को साउथ से लगाओ तो अट्रैक्शन होता है, उसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर ये नेगेटिव तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्शन। अगर ये पॉजिटिव फिर रिपल्सिव। सेम नेचर ऑफ चार्ज भागेंगे दूर, और जो है डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज नज़दीक आएंगे। अब एक बात और, K क्या है। अच्छा एक बात और, K आता कैसे है, ये कांस्टेंट क्यों चले आते हैं। ये सवाल कभी मन में आगा, कब से साइंस पढ़ते आ रहे हैं 5वीं 6वीं क्लास से, कि जब देखो तो प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं और K चला आता है। एक्चुअल में K कई वजह से आता है, कांस्टेंट कई वजह से आता है। एक सबसे बड़ी वजह होती है कि हम ये जो लिखते हैं ना, ये थ्योरेटिकल चीज़ है। ये क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ है, और जो वैल्यू आती है वो तो एक्सपेरिमेंटल आता है ना। एक्सपेरिमेंट में और थ्योरी में फ़र्क होता है। जैसे यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, आपने कहा भाई वो किस पर डिपेंड कर रहा, कह देंगे Q पर डिपेंड कर रहा, Q पर डिपेंड कर रहा। फिर पूछा कि भाई किस पर डिपेंड कर रहा, कह दोगे R पर डिपेंड कर रहा। क्या इनके बीच में खाली यही दो चीज़ें हैं, क्या इनके बीच में एयर नहीं है, मीडियम है, टेम्परेचर है, और वो जो है ह्यूमिडिटी है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये सब भी तो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो होता है ना, ये आइडियल होता है, और वैल्यू निकालनी होती है एक्चुअल। तो ये आइडियल की एक्चुअल के बीच में गैप आएगा, जाहिर सी बात आएगा। उस गैप को फिल कौन करेगा, ये कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट लाया जाता है। अब ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट। अभी हम लोग खुद फाइंड करेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, K वैल्यू पर डिपेंड करता है 1/4 πε0। आपने इसीलिए फॉर्मूला जो पढ़ा होगा वैसे पढ़ा होगा, F = 1/4 πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्यों भाई, ये पढ़ा है सबने? ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। Q1 Q2 देखा है ना? नहीं देखा है? अच्छा, फर्स्ट टाइम इंटर में आ रहा है, ठीक है। ये जो K है ना, K की ये वैल्यू है। हाँ बताइए, ठीक है, अभी विजिबल है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो मैं बोल दे रहा हूँ, अभी आ जाएगा। यहाँ लिखा है K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसके वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है। मैं नीचे भी फिर से लिख दूंगा। तो यहाँ पर जो K है वह है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो कांस्टेंट था ना, जो मैंने कहा कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में जो गैप हो गया, उसके लिए लाया गया है। ये कौन लाते होंगे? कौन लाते हैं? साइंटिस्ट जिन्होंने फॉर्मूले को ढूंढा, कूलम्स, वही लेके आते हैं। वो कहते हैं भाई देखो, बीच में तो है, हमने सारी चीज़ों को कंसिडर किया नहीं है ना, हमने खाली कंसिडर किया Q और R, लेकिन बीच में मीडियम भी तो है, और मीडियम हमेशा इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने एक चीज़ पढ़ा है कि बड़ा जो है एक्साइटेड चीज़ है, 10 माले की बिल्डिंग से एक छोटा पत्थर गिराइए और एक बहुत बड़ा पत्थर गिराइए, दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा? भारी वाले पहले पहुंचेगा। आप बताइए, बड़ा पत्थर वो पहले पहुंचेगा। आप ऑनलाइन वाले बताएं, छोटा वाला पहले पहुंचेगा, ठीक। आप बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, कौन पहले पहुंचेगा? रेदा, आयशा, आप लोग बताइए। दोनों साथ में पहुंचेंगे। सोचो, दोनों साथ में कैसे पहुंचेंगे? अरे आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक बात बताइए, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है H = UT + ½ GT², ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। एक बात बताओ, इसमें कहीं पत्थर के हल्का, भारी, बड़ा, छोटा होने के कहीं इफेक्ट दिख रहा? इसमें साइज़ आ रहा? इसमें M आ रहा? तो जब M नहीं है तो उसका फ़र्क कहाँ से आएगा? उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तुम कितने भी भारी रहो। ये वैसे ही है कि क्लास है, अब इसमें 60 साल का स्टूडेंट भी मुझसे फिजिक्स पढ़ने आएगा, तो क्या मैं उसको यहाँ बिठाऊँगा? कहाँ बैठेगा वो यहीं बैठेंगे, क्योंकि उसके रूल्स में है कि स्टूडेंट वहीं बैठेगा। ऐसे ही है इनके रूल्स में है कि चाहे बड़ा हो छोटा हो। अब सवाल पैदा हो, क्या ऐसा होगा भी? सवाल ये पैदा होता है, होगा भी कि नहीं? फॉर्मूला थ्योरी तो ये कहती है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा पत्थर फेंकेंगे, मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर फेंका, बहुत बड़ा, तो उतना ही ज़्यादा तो एयर का रेजिस्टेंस मिलेगा उसे। मास तो ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन एयर का रेजिस्टेंस भी तो मिलेगा। पैराशूट से उतरेंगे तो देर में उतरेंगे ना, क्योंकि हाथ फैला दिया आपने, लेकिन छोटे से ऐसे सिकुड़ के उतरेंगे तो जल्दी उतर जाएंगे। तो एयर का रेजिस्टेंस हमने इस फॉर्मूले में काउंट ही नहीं किया, काउंट ही नहीं किया। वैसे ही एयर इसमें काउंट नहीं किया, इसीलिए के लाना पड़ा। यहाँ पर क्या करना, ये सही तब होगा जब आप इसे वैक्यूम में गिराएं। आप यूट्यूब पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि वैक्यूम में अब एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और छोटा पत्थर बड़ा पत्थर गिराते हैं और दोनों साथ में गिरते हैं वैक्यूम में। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन जब दिया गया था ना, तब एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं थी। फिर भी साइंटिस्ट का लेवल देखिए कि उन्होंने इस लेवल तक सोचा कि एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, फिर भी ये चीज़ दिया उन्होंने। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट वाला मैटर क्या होता है, कांस्टेंट क्यों आता है। अब समझिए यहाँ पर, अब मैं क्यों बता रहा था ये बात। मैं बता रहा था कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इसमें एक टर्म आया है 4, आप जानते हैं 4 के बारे में, पाई 3.14। एक आया एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू, इसे कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं भाई? हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये जो Q1 Q2 रखे हुए हैं, इनके बीच में जो मीडियम है, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे आपने कोई गैस भरा हो, चाहे आपने दोनों चार्ज को उठाया और तालाब में डाल दिया, तो इनके बीच में क्या आ गया? वाटर आ गया। तो वाटर का फ़र्क तो पड़ेगा, तो वो फ़र्क यहाँ पर पड़ेगा, K पर पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात? कांस्टेंट क्या है? अभी मैं परमिटिविटी आपको आगे एक टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टॉपिक आएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो पढ़ाएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये बात हो गई कूलम्स लॉ की,
है ना। कूलम्स ने ये फॉर्मूला दिया, हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद परमिटिविटी के बारे में आपको पढ़ा देते हैं फ़ौरन। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके कांस्टेंट की भी हमने बात की और परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात की, है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आखिर चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो मीडियम पर कितना डिपेंड करता है, कि आखिर मीडियम उस पर कोई डिफरेंस कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि चार्ज अगर पानी में रखा हुआ है तो भी उतना ही फोर्स लग रहा है, और चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है तो भी दोनों के बीच में उतना ही फोर्स लग रहा है। इस बात को हम लोग यहाँ से सीखेंगे, क्लियर। सबसे पहले परमिटिविटी की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है परमिटिविटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। मीडियम मतलब एयर है कि वैक्यूम है कि पानी है, क्या है ना। विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन डेड मीडियम। यानी अगर दो चार्ज रखे हुए हैं और मैं मान लीजिए पहले वो रखा हुआ वैक्यूम में, एफ वैक्यूम, तो यहाँ पर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। और इन्हीं चार्ज को हमने उठा करके फेंक दिया पानी में। कहाँ फेंक दिया? पानी में, यानी किसी मीडियम में। अभी तो वैक्यूम था, अब किसी मीडियम में। तो मैं लिख दे रहा हूँ FM, मीडियम लिख दिया हमने। ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब तो एप्सिलॉन बदल जाएगा ना। ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए था। यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। और यहाँ पर है सिर्फ एप्सिलॉन। ये किसे कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई भी। अभी मैं बताऊंगा, मैं आपको वाटर का एग्जांपल लेके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर दो इक्वेशन हो गए। ज़रा पहले इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो लेफ्ट में है एफ वी अपॉन FM, सही है। जहाँ समझ में ना आए पूछिएगा, है ना। यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर बटे में पूरा फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या ये पलट के ऊपर जाएगा? दिख रहा है ना? क्या कट जाएगा? ये तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। क्या यहाँ से हमें ये मिलेगा FV अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऊपर रहेगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा? क्या यही मिलेगा? कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये तो पूरा पूरा कट गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन सबसे ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पलट करके, और 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन देखो ऊपर आएगा, ठीक है। ये जो रेशियो है ना, रेशियो, ये जो रेशियो है इसे कहेंगे हम, इसे कह देते हैं एप्सिलॉन R, और इसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यही है यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही यहाँ पर इसे लिख लो FV अपॉन FM एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म आया है यहाँ पर, ये जो टर्म, ऑनलाइन वाले भी मैं मोबाइल घुमा दूंगा, देख लीजिएगा। पहले यहाँ समझ लीजिए, ये कौन सा फोर्स है? FV। जब चार्ज कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में, हाँ। और ये कब है? जब चार्ज किसी मीडियम में। ये एप्सिलॉन किसका है? मीडियम का। और ये एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का। तो इनके रेशियो को क्या कहते हैं? इनके रेशियो को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डेफिनेशन 2 नंबर में पूछा जाता है। एक चीज़ तो सीख गए यहाँ से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर? 2 नंबर यहाँ से आते हैं। आगे समझते हैं। और अब यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम,
ये होती है 1 और एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए होती है ये 1.005 करके होती है, मतलब 1 के बराबर ही तो हुआ। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, अक्सर सेम मानते हैं, चाहे चार्ज को एयर में रख लीजिए चाहे वैक्यूम में रख लीजिए, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की देखा जाए तो ये होता है 80। कितना होता है भाई, 80। कितना होता है, 80। अब देखो फ़र्क, देखो अभी क्या फ़र्क आने वाला है वो समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ एम, यहाँ से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। मीडियम अगर मैं ग्लास ये वाटर रखना चाहूँ, समझना, तो क्या मैं यहाँ से एफ एम इज इक्वल टू एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर, समझना। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 और मैं इनको रख दूँ वैक्यूम में, तो जो एफ वी आ रहा है वो आ रहा है 100 न्यूटन। मैंने एग्जांपल में से ले लिया, बस कितना आ रहा है, 100 न्यूटन। कहाँ रखा है भाई, आपके पास रखे हुए हैं, यहीं पर रखे हुए हैं। और दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन। दोनों चार्ज को उठाइए, पानी में डाल दीजिए, लेकिन डिस्टेंस बीच की मत बढ़ाइएगा, जितना था उतना ही रखिएगा। अब कितना फोर्स लगेगा, अब एफ एम जरा निकालो, क्या होगा, एफ वी की जगह 100 और एप्सिलॉन आर कितना है वाटर का, 80। 1/80 हो जाएगा, यानी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी भाई। देखो तो 80 लेवल गिर जाएगा उसका, 80 लेवल। इसका मतलब मीडियम का इफेक्ट पड़ रहा है। समझ में आ गया कैसे फ़र्क पड़ता है। यानी किसी भी दो चार्ज को अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम उठा के लेके जाएंगे तो दोनों में क्या होगा, वहाँ पर फोर्स में डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में लगने वाला। और वो फोर्स का डिफरेंस कितना आएगा, अब यही सवाल पैदा होता है, वो फोर्स का डिफरेंस कितना आएगा, ये 1/ε0 आर आएगा। देखो तो इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये देखो यहाँ लिख देते हैं, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/ε इंटू वैक्यूम। देख लो 1/ε0 एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जैसे मीडियम में आप डालेंगे उसके हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, मैं वाटर में ना डाल करके किसी शरबत में डाल देता हूँ और शरबत का जो 80 ना हो करके वो 100 है, वो कितना है 100, तो एयर में फोर्स लग रहा था 100 और शरबत में डालते ही फोर्स कितना लगता, 100 कहाँ लगता, किससे डिवाइड करते, एप्सिलॉन आर से डिवाइड करते ना। ध्यान दो फिर से, तुम ध्यान से देना। मैं कह रहा हूँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू वाटर के लिए कितना है 80, एप्सिलॉन आर का जो है किसी ऑयल के लिए, चलो ऑयल ले लिया, पेट्रोल के लिए वो है 100, कितना है 100, ठीक है याद रखना 100। अब दो चार्ज लिया हमने, एयर में रखा, दोनों के बीच में जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगा। दोनों को उठाओ पेट्रोल में डाल दो, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, 1 लगेगा भाई। नहीं समझ में आ रहा, 100 से डिवाइड करोगे ना फिर, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब जिस मीडियम में आप लेके जा रहे हैं उस मीडियम के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जब भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, वो आपको दे देगा कि वैक्यूम में इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हम इसको लेकर के चले गए फलाने गैस में, एक गैस में लेके चले गए, वो कह देगा भाई और वो नाइट्रोजन गैस में ले जाकर रख दिया, और नाइट्रोजन गैस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 20। नाइट्रोजन गैस का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 20। अब फिर क्वेश्चन का जवाब दो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी यहीं पर फ़ौरन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि F जो वैक्यूम है वो है 400 न्यूटन, ठीक 400 न्यूटन, और इसको हम लोग लेकर गए हैं N2 गैस में, और जिसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 50।
अब बताइए ये जो F न्यूटन मतलब नाइट्रोजन में फोर्स कितना लगेगा? 8 न्यूटन। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बताइए भाई सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछे जाते हैं। क्यों डिवाइड किया पता चल गया ना इस कॉन्सेप्ट से? चलिए फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सो नेक्स्ट टॉपिक हमें छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, वह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एक तो कूलम्स लॉ पढ़ लिया, ठीक है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और फिर हमने ये ε0 के बारे में जानना, ये परमिटिविटी होती है। फिर इसी से डिराइव करके मैंने आपको पढ़ाया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये हुआ, सीधे सीधे मोटे तौर पर समझिए, अगर दो चार्जेस एक जगह रखे हुए हैं और इनके बीच में फोर्स लग रहा है और इनकी पोजीशन को ना बदलें, पोजीशन मतलब जितनी डिस्टेंस बीच में थी उतनी रहने दें, और इन दो चार्जेस को उठा करके किसी और मीडियम में रख दें। किसी और मीडियम का मतलब हमने एयर से उठा करके वाटर में रख दिया, ऑयल में रख दिया, किसी और गैस में रख दिया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स बदल जाता है। और कितना बदलता है ये भी मैंने बताया कि इनके ये जो जिस मीडियम में लेकर गए हैं, अगर वैक्यूम से वहाँ लेकर गए हैं तो उस मीडियम को जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। 80 है तो 80 से डिवाइड कर दीजिए, 100 है तो 100 से कर दीजिए। ये क्लियर हो गई। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ा आसान सी बात कहता है। वो कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है और इस पर बाकी चार्जेस से घिरा हुआ है, दिख रहा है? फिजिक्स जो होती है ना, आप अगर अंधा भी है तो उसे दिखता है, अगर उसे समझ में आ रहा हो तो। ये विजुअलाइज करने की चीज़ है। मैं कहूँ यहाँ चार्ज है तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए चारों तरफ चार्ज से घिरा हुआ है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। अब खींच रहा है या ढकेल रहा है, पुश और पुल, ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या है, लेकिन फोर्स तो लगाएगा। ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, ये वाला भी, सब लगाएंगे, सब लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि एक चार्ज पर लगने वाले बाकी की वजह से जो फोर्सेस हैं उन सब को हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, और ये वेक्टर के फॉर्म में सम होते हैं। ये कैसे सम होते हैं? वेक्टर की तरह सम होते हैं। अब वेक्टर आते ही जो है दिमाग उड़ जाता है, वेक्टर आ गया, बड़ा ख़तरनाक चीज़ आ गई। इसके वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा। पहले में तो मैंने पढ़ाया है, हो सकता है पढ़े भी हों तो भी भूल जाएंगे, टाइम हो गया अच्छा खासा, तो आप थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा ना, आ जाएगा आपको। तो इन्होंने ये कहा, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के लगने वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एक आदमी बीच में है, उसको इधर से एक आदमी घूसे मार रहा और इधर से भी एक आदमी घूसे मार रहा, तो ये जो घूसे मार रहा है ऐसा नहीं कि वो उस आदमी को रोकेगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, ये अपना फोर्स लगाएगा, और इस वाले बीच वाले में क्या होगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात उन्होंने ये कही। यानी कि अगर देखा जाए, मान लीजिए ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ठीक। अब इसके ऊपर दो चार्जेस फोर्स लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है जो उसकी पोजीशन को बताता है। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये कोचिंग कहाँ है, तो कोई कहेगा विकास नगर चौराहे पे जाना, वहाँ से राइट ले लेना, वहाँ से जो एक हॉस्पिटल है उसके राइट में है। ये क्या हुआ? पोजीशन बताना हुआ। जैसे गांव में बताते हैं ना, अबे तुम्हारा घर कहाँ है, कह देना वहाँ बस अड्डे पे पहुँचना, वहाँ से सीधे जाना, पंचायत भवन मिलेगा, उसके पीछे मेरा घर है। या वो कहते हैं भाई वहाँ एक कुआँ है, कुआँ के साइड में मेरा घर है। तो ये क्या होता है? ये पोजीशन बताना होता है। ऐसे ही चार्ज का अपना एक पोजीशन हुआ। इसकी पोजीशन कहाँ से बताई जाती है? इस 0 0 कोऑर्डिनेट से बताई जाती है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ से इसके बीच में जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये होगा R1, इसे ही कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर जो पॉइंट की पोजीशन बताए उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सिंपल। अब यहाँ पर बेचारे एक चार्ज बैठा हुआ है, इस पर एक चार्ज और आ गया Q2, इसकी पोजीशन बताइए, तो इसको लिख देंगे हम लोग R2, इनकी अपनी पोजीशन। यहाँ एक चार्ज है Q2 Q3, ठीक है, और इनकी अपनी पोजीशन होगी, क्या होगा भाई? R3। अच्छा बताओ, Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा ना, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये इसको इस तरीके से ढकेलेगा। अरे दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? अब ये इस पर कितना फोर्स लगाया है, किस पे लग रहा है? 1 पर,
कौन लगा रहा है 2, ऐसे लिखा जाता है F12। किस पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है 1 पर, कौन लगा रहा है 2, तो मैंने लिखा F12। वेक्टर बना दो। अब देखो यहाँ से ये अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखेंगे। किस पर लग रहा है 1 पर, कौन लगा रहा है 3, F13। आसान है। किस पर लग रहा है पहले वो लिखिए और जो लगा रहा है उसको लिख दीजिए। अच्छा अगर 4 होता तो, हाँ तो यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देते और लिख देते 1 4। ठीक, तो ये 2 फोर्स लगे, किसने लगाया, एक इसने लगाया एक इसने लगाया। ठीक, अब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस पे होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए और ये कहलाएगा, ये 1 पे लगा है ना तो सीधे सीधे 1 कह दीजिए। तो ये आ गया रिजल्टेंट। ये किनका रिजल्टेंट है, इन दोनों का। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, देखिएगा F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13। क्या लिख सकते हैं, 1 पर फोर्स लगाया, किसने लगाया 2 ने लगाया और 3 ने लगाया। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड जब लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, चलो इसको नीचे लिख दे ज़रा दिख जाए। F1 पे लगा F12 प्लस F13। क्या ये फॉर्मूला सबने देखा है, F12 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F13 cos थीटा। फॉर्मूला वेक्टर में कहीं देखा होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। 2 फोर्स का रिजल्टेंट, यही तो है, यही लिखा है हमने बस। ये 2 थे तो हमने लिख दिया। अच्छा मान लो यहाँ चार्ज 2 ना होकर के बहुत सारे हैं, n नंबर है, कितने हैं n नंबर। इसी से n नंबर वाला फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा देखना, F1 पे लग रहा है, पहले लगाएगा 1 पर 2 लगाएंगे, फिर कौन लगाएगा, अरे बोलते जाओ, 3 लगाएगा, फिर कौन लगाएगा 4 भी तो लगाएगा। कितने चार्ज हैं, n चार्ज है। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तक कहाँ आएगा, F1n आएगा। फिर यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी एक चार्ज जितने चार्ज से गिरा है वो बाकी सारे उसको पीट रहे हैं, ये बाकी सारे क्या हैं, उसको पीट रहे हैं। और अगर 2 होंगे तो 2 का रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेंगे, बाकी होंगे तो बाकी के जोड़ लेंगे। वो तो मैं न्यूमेरिकल में अलग न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझाऊंगा, इजीली समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया। 3 टॉपिक आज हमने पढ़े, इन तीनों पर नेक्स्ट लेक्चर पर न्यूमेरिकल लगना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ करके आएंगे ताकि हम लोग न्यूमेरिकल लगाएं और वहाँ पर न्यूमेरिकल का आंसर फटाफट हम लोग फाइंड कर सकें। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट जल्दी से।